बहुत सिंपल सिंपल से केस है ये जो। यस विपिन, पहले आप बताइए। सर 10th करा दो। 10th 10.1 का 10th, ठीक है। 10.1 का जो 10th पार्ट है वो एक बार देखो क्या है इसका केस। 10.1 का 10 पार्ट, उम्मीद है बाकी जो सभी हैं वो भी आगे होंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का डे। 10.1 का जो 10th पार्ट है उसे देखना भी एक बार ध्यान से। 10 पार्ट हम ये 10th पार्ट करने वाले हैं जिसमें पैरा पोजीशन पे है हमारा C6H4। देखो जहां भी ये C6H4 आ जाए ना, समझ जाओ ये बेंजीन की एक रिंग है। और बहुत इजीली आप एक बेंजीन की रिंग बना। पहला जो चैलेंज होता है कि आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है, स्ट्रक्चर बना के दिखा दो। पैरा पोजीशन पे Cl है तो जाहिर सी बात है यहाँ Cl लगा देंगे। और इस पोजीशन पे हम क्या लगाने वाले हैं, ये वाला हिस्सा जिसे हम बोलेंगे CH2 CH, और यहाँ पर है CH3, ये आपका CH3, और ये भी है आपका CH3, ये लगा देंगे। अब बात आती है आप किसका पलड़ा भारी मानोगे, इस बेंजीन का या फिर जो इसके ऊपर 4 कार्बन है इनका। तो देखो बेंजीन जीत गया क्योंकि बेंजीन के पास हैलोजन था। हैलोजन मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस। तो काउंटिंग 1 2 3 4, और 4 को इसको कैरीड करेंगे हम एज ए कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि 4 एक कॉम्प्लेक्स है तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को कैसे पता लगा ये कॉम्प्लेक्स है, कि ब्रांच की ब्रांच है, ठीक है। ये पूरा एक ब्रांच है और इसकी भी एक ब्रांच है। तो यहाँ अच्छे से छोटी काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे 1 2 3। अब जो आंसर अगर आप लिखोगे तो उसमें आप चाहो तो पहले Cl को भी लिख सकते हो कि अल्फाबेटिकली, और अगर मैं इनकी मानूं तो इन्होंने भी Cl लिखा है। तो 1 क्लोरो और यहाँ 4 पे क्या है, एक ब्रांच है। ब्रांच में 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल, और ये पूरा 3 का मतलब क्या है, प्रोपाइल है। तो प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, इस तरीके से। और जो बच गया वो क्या है आपका, बेंजीन। तो ये आपका बन जाएगा क्या, बेंजीन। बेंजीन, ओके। एक और हैंड रेज हुआ था, जल्दी से बताइए। और कौन पूछना चाहता है इससे अगला जो है, दिव्यांशु। दिव्यांशु बताइए कौन सी प्रॉब्लम है इसमें। सर 12 पार्ट। इसका 12th पार्ट, ठीक है। एक बार 12th पार्ट भी चेक कर लेते हैं। 12th पार्ट क्या है, ये है इसका 12th पार्ट। ये अब की बार ऑर्थो पोजीशन को मेंशन किया गया है। तो ऑर्थो पोजीशन जो है वो ब्रोमीन है, और बाकी जो पोजीशन है वो अब देखते हैं क्या क्या है। तो जो डायग्राम है इसका 12 पार्ट का, ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन और बाकी 1 2 3 4, ओके। तो ये आ जाएगा आपका बेंजीन की रिंग। ये बेंजीन की रिंग ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन में डायरेक्ट लगा रहा हूँ, और यहाँ पर है इसका CH, और ये CH3 CH2 CH3, ये पोजीशन है इसकी, ठीक है। तो इस पोजीशन पे जो कि एक्यूरेट है, 2 आई पैक कर सकते हो इसका, तो आसान है। क्योंकि यहाँ तो बड़ा सिंपल, आप ये भी बोल सकते हो कि ये 1 है ये 2 है, उसी की तरह से, ठीक है। 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके लिखवा देता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि लिख दो 1 ब्रोमो, और 2 पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, जहां से ये लिंक है ना, जहां से ये लिंक है वो 2 कार्बन से लिंक है, ठीक है। दोबारा देख लो, जहां से ये लिंक था ये एक ही कार्बन से लिंक था। तो क्या आप इसको प्राइमरी बोल देते, नहीं बोलते ना प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी तो ये भी तो हो सकता था, हटा दो, ये भी तो हो सकता था प्राइमरी। इसीलिए कंफ्यूजन थी, इसीलिए हमने प्राइमरी नहीं बोला। बट यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तो ये कार्बन 2 कार्बन से लिखा है, सीधा बोल दो 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड अगेन योर बेंजीन। तो ये चांस है आपके पास, बहुत इजीली बोल सकते हो 2 पे क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। या फिर आपके पास दूसरा भी चांस है, क्यों ना इसको ब्रांच कॉम्प्लेक्स बना के, और जहां से ये लिंक होता है उस पे पहला कार्बन होता है, ये रूल है कॉम्प्लेक्स का। फिर 2, फिर 3, अब आपका आंसर दूसरा ये भी हो सकता है इसका क्या, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो,
उसके बाद है भाई 2 पे क्या, ब्रैकेट स्टार्ट 1 लिखते नहीं लेकिन मैं लिख रहा हूँ, कोई नहीं, मिथाइल 1 मिथाइल और प्रोफाइल और आपका बन गए क्या, बेंजीन। तो इस तरीके से आप ये दोनों में से कोई भी करोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका ये। और किसी का कोई IUPAC में इसका, उम्मीद है सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और पूरा एफर्ट लगाया होगा सभी ने। अभी भी नहीं किसी का रहता है तो मेरे को बता देना, मैं फिर से इसकी जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लूंगा। अब स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है। प्रॉब्लम तो ये थी, वो तो देख ली हमने। आज की क्लास में इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। तो इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 एक बार और चेक करते हैं। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर, देखो ये जो प्रिपरेशन थी ये हमने कर लिया है। ये एल्कीन से थी, ठीक है, एल्कीन से हमने मार्कोनी, एंटी मार्कोनी कर लिया है, ठीक है, और ब्रोमीन के एडिशन से CCl4 कर लिया है, ठीक है, और फिंकलस्टीन एक नेमिंग रिएक्शन थी। नेमिंग रिएक्शन में हमेशा मैं ऐसे क्लाउड बनाऊंगा, याद रखना, ठीक है। ये स्वाट रिएक्शन ये भी हो चुकी है। तो अभी तक 3 नेमिंग रिएक्शन आ चुकी है, मार्कोनी, स्वाट और फिंकलस्टीन, ठीक है। अच्छा, इन सभी रिएक्शन को हम बोलते हैं CTR, ठीक है। ये कंप्लीट द रिएक्शन की कैटेगरी में गिनी जाती है सारी की सारी। कंप्लीट करो रिएक्शंस को। अब है कुछ ये कि अभी जो आप अपने नोट्स में ड्रॉ करोगे, बनाओगे, उसमें ना चीजें ना बिखर जाएंगी। कंप्लीट द रिएक्शन यहाँ भी है, वहां भी है, ठीक है ना। अगर आप इन सभी कंप्लीट द रिएक्शन को अलग करोगे तो आपके नोट्स जो हैं आपको मिले हुए हैं उनमें आप देखोगे हर चीज कैटेगराइज्ड है। कंप्लीट द रिएक्शन अलग पेज पे दिखाई देंगी, 2 या 3 पे, ठीक है। अच्छा, नेमिंग रिएक्शन आपको अलग पेज पे दिखाई देंगी, आपके जो नोट्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, उनमें नेमिंग रिएक्शन अलग दिखाई देंगी आपको। कंप्लीट द रिएक्शन अलग दिखाई देगी, अरेंजमेंट अलग दिखाई देगी, और अलग पेज दिखाई देंगे आपको रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए। तो जब तैयारी करने बैठते हैं ना ऑर्गेनिक की, तो अगर ये नोट्स लेके बैठ जाओगे तो तुम्हारी 10 दिन में प्रिपरेशन हो जाएगी। 10 दिन भी मैंने बहुत ज्यादा ही बता दी, ठीक है ना। बहुत जल्दी पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाती है उसमें, क्योंकि सारी चीजें एक जगह मिल जाती है। तो आपकी मर्जी है, दोनों तरीके बेस्ट हैं। अगर ये आप NCERT के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो वैसे चल लो, बस आपको टाइम टू टाइम आपको चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी कि ये आपकी CTR है, ये क्लाउड है, इसकी शेप जो है वो आपकी क्या है, नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये मेंशन करना पड़ेगा हर बार। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, राइट द राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन के अलग अलग डाई हेलोजन बना के दिखाओ। तो ध्यान से देखना एक बार। देखो, प्रोपेन में होते हैं भाई 3 कार्बन, और अगर आज जो नई चीज आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर एक ही चेन आपको दिखाई दे कभी भी, तो उसे बोलते हैं N प्रोपेन। दिस इज योर N प्रोपेन। इस बात को मैं यहीं पे एक बार जल्दी से क्लियर कर देता हूँ ताकि आगे के लिए कोई डाउट रहे ही ना और हम जल्दी जल्दी चीजों को खत्म करें। देखो, 2 चीजें होती हैं, एक होता है N, एक होता है आइसो, एक होता है नियो। जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि N को हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी भी बोल देते हैं इन तीनों को, तो ये गलत है। वो अलग चीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तो अलग चीज है। आपने सीख भी ली, हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ऐसे बता सकते हो, आसान है। अभी इसका जो तरीका है वो भी देख लो। एनाइसोनियो की जो खोज है वो इसीलिए की गई थी कि अगर एक ही कार्बन की चेन आ जाए, मान लो ये आ गई, 5 कार्बन है, तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं, N पेंटेन। एक ब्रांच आ जाए, एक ब्रांच, बस ये एक ब्रांच आ गई, तो इसको बोलेंगे हम आइसो पेंटेन। और अगर क्या 2 ब्रांच आ जाएं, एक ही कार्बन पे, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, एक ही कार्बन पे 2 ब्रांच आ जाए, तो हम इसको बोल सकते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, ठीक है। अब आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, एन पेंटेन तो यार उससे भी ज्यादा आसान हो गया। इनमें तो एक ही ब्रांच देखोगे तो पता लग जाएगा कि ये आइसो है, 2 ब्रांच है तो नियो है, और एक ब्रांच भी नहीं है, एन पेंटेन। अब अगर आपका जो आपकी प्रोफाइल है, आपका स्टेटस है, जो थोड़ा सा और ऊपर हाई करना चाहते हो, तो आपको ना ऐसे ऐसे IUPAC नेम भी बहुत आसान लगेंगी जो आमतौर पर नीट में सिखाते हैं। जैसे अभी अभी एक IUPAC आई थी,
कुछ इस तरह करके पूरा अच्छी तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखना आपका जो लेवल है वो कैसे, खुद ही देखोगे तुम किस तरीके से अलग हुआ। ये आपका CH2 हो गया, ये कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है और यहाँ भी CH3 है। आया था ना अभी थोड़ी देर पहले इसी तरीके से। चलो ये भी नहीं था, इसे भी हटा देता हूँ, बिल्कुल शक्ल वैसी बन जाएगी इसकी, इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था CH, ओके, यहाँ था वो Cl। ठीक है, अब आप चाहो तो आपके पास मर्जी, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसको ना रीड कर सकते हो, क्या करके, नंबरिंग करके एज ए कॉम्प्लेक्स, जो कि आपको आता है। लेकिन आपका स्टेटस बहुत हाई और हाई फाई तरीके से आंसर देना चाहते हो तो आप चाहते तो उसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1 क्लोरो और 4 पे पता है क्या है ये है आपका 1 4 पे क्या, आइसोब्यूटाइल, ठीक है ना, और बेंजीन। अब आइसोब्यूटाइल का यूज करना आपका स्टेटस बता देता है कि हाँ आपको कितनी चीजों की नॉलेज है। इस कॉम्प्लेक्स को आइसोब्यूटाइल बोल सकते हैं, क्यों, यहाँ पर एक ब्रांच है। ठीक है, और अगर आप इस झंझट से में नहीं पढ़ना चाह रहे, आप चाहते हो कि हम यार ये ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है हमारे लिए, तो कोई नहीं, आपके पास ये ऑप्शन तो हमेशा ही रहेगा ब्रांच रीड करने का। नहीं तो इसको आइसोब्यूटाइल भी आइसोब्यूटाइल बेंजीन बोल सकते हो। सपोज करो ये होता ही नहीं ऊपर, और ये होता आपका ये सिंपल, तो हम इसको क्या रीड करते हैं, हम तो इसको नॉर्मल रीड कर देते हैं। क्या भाई, 1 क्लोरो 4 पे जस्ट ब्यूटाइल, हटा दो इसको, एन भी मत लिखो, एन ब्यूटाइल लिखोगे वो भी सही है, एन 4 पे क्या है, एन ब्यूटाइल बेंजीन, ये भी सही है। एन मत लिखो, ब्यूटाइल बेंजीन, ये भी सही है। तो ये कुछ चीजें होती हैं, जो बच्चे एन आइसोनियो को भी सीख लेते हैं ना, तो वो थोड़ा सा अपर लेवल माइंडेड हो जाते हैं। यहाँ से एन आइसोनियो का ये फंक्शन है और बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। देखो इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर हम किसको कर रहे हैं, 3 को कर रहे हैं। कह रहा है कि डाई हैलोजन लिख के दिखाओ भाई, प्रोपेन के कितने डाई हैलोजन लिख सकते हो। तो आप तब लिख पाओगे जब प्रोपेन के आइसोमर बनाओगे। रेज योर हैंड, प्रोपेन के कितने आइसोमर बन सकते हैं, रेज योर हैंड, क्या आपको बता सकते हो जस्ट प्रोपेन के कितने आइसोमर बन सकते हैं? है कोई जीनियस बैठा हुआ है इतने बच्चों में से? एक जीनियस का हाथ खड़ा हुआ है, ओके, भानु बताइए। सर ये एक ही बनेगा। वेरी गुड, ये एक ही बनेगा, बस खत्म भाई, यही एक है और कुछ है ही नहीं इसका। और तुम सोचते हो कि तोड़ मरोड़ के तुम और भी बना दोगे, जस्ट एक फिनिश। एक जीनियस और ढूंढते हैं, एक जीनियस तो मिल गया, भानु गोयल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से आपने दिमाग का तेजी से इस्तेमाल किया। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, कोई बता सकता है मुझे कि डेकेन जिसमें 10 कार्बन होते हैं उसके कितने आइसोमर होते हैं? रेज योर हैंड। क्या बात है, एक ही बंदा है, मयंक बताइए। सर 75। 75 करेक्ट आंसर भाई, डेकेन के 75 आइसोमर होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहाँ नीट में पूछा जा चुका है कि डेकेन के कितने आइसोमर होते हैं। आंसर है 75। आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, ये 75 आइसोमर होते हैं इसके। देख लो, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, एक ही आइसोमर। डेकेन में 10 कार्बन होते हैं, तो 75 आइसोमर बन सकते हैं उसके। तो ये आपका प्रोपेन है आपका, ये तो बात सच क्लियर होगी कि इसका एक ही हो सकती है। अब 2 हैलोजन देखते हैं कहाँ कहाँ लगा सकते हैं हम। चलो ट्राई करते हैं। पहला हैलोजन हमने ट्राई कर लिया, एक हैलोजन यहाँ लगा दिया, हैलोजन मैंने Cl मान लिया है। ठीक है, तो Cl यहाँ लगा दिया मैंने, एक हो गया। और भाई मैं कहाँ लगा सकता हूँ, एक कार्बन पे दोनों लगा दो, फिर अगले वाले पे दोनों लगा दो, लो एक और बन गया। ठीक है ना, अब ना इससे अगले वाले पे 2 और लगा दो, ये 1 2 3, इससे अगले वाले पे 2 और लगा दो, तो कितने बन गए, ये 3 बन गए। तो ये जो 3 बने हैं ये सही है क्या? मुझे तो लगा अपनी इतनी देर में तो हैंड रेज हो जाएंगे। क्या ये 3 बने ये सही है क्या? इनमें एक गलती है, बताओ क्या गलती है? वेरी गुड। तो वैशाली आप बताइए इसमें से कौन सा गलत है? सर फर्स्ट और 3 सेम है।
वेरी गुड, फर्स्ट और 3 सेम है, ये कोई अलग अलग नहीं है। देखो आपने पहले कार्बन पे 2 हैलोजन लगा दिए, इस पे 2 हैलोजन लगा दिए, बात एक है। अगर आप चाहो तो इसकी नेमिंग करके देखो क्या नेमिंग होगी। 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, इसकी नेमिंग करके देखो क्या नेमिंग होगी। अब की बार काउंटिंग राइट से होगी, यू नो वेरी वेल। तो 1 2 3 अगेन आंसर 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, तो ये दोनों सेम है, तो भाई ऐसे नहीं बनेंगे ये, इसके अभी तक सिर्फ 2 ही बने। तो और चांस देखते हैं कि और प्रोबेबिलिटी है बनने की। 2 तो हमने इस ट्रिक से बना लिए, एक पे दोनों कार्बन, एक पे दोनों हैलोजन, एक पे दोनों हैलोजन, एक पे दोनों हैलोजन होने वाले को क्या बोलते हैं? रेज योर हैंड, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन होने वाले को क्या बोलते हैं? वेरी गुड जस्टिन बब्बर, बताइए। सर जैम हैलाइड। इसी को बोलते हैं जैम हैलाइड। अब हमने एक तो जैम हैलाइड का यूज कर लिया, चलो एक और यूज कर लेते हैं विसिनल डाइहैलाइड का, जहां पर एक हैलोजन यहाँ है, एक हैलोजन यहाँ है, तो ये हो गया आपका 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, हो गया ना 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये लॉन्ग चेन है। अच्छा, अब हम 1 2 3 इसके साथ और क्या खिलवाड़ करेंगे? क्या ये अलग हो गया क्या कुछ? ऐसे कर देंगे तो नहीं, ये अभी भी वही है, ये दोनों सेम है। ये इसकी आई पैक भी करोगे आप तो आपको यही दिखाई देगा 1 2 3 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसका मतलब ये गलत है, इसे हटाओ यहाँ से। और जो चांस बनते हैं लास्ट वो यही बनेंगे आपके कि आप इसका इस्तेमाल करो 1 2 3, एक हैलोजन यहाँ, एक हैलोजन यहाँ, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देयर आर ओनली 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर डाई हैलोजन, जो कि आपके सामने है। ये आंसर आएगा आपका 1 2 3 पे 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था राइट 4 डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव लिख के दिखाओ, तो हमने इसको लिख के दिखा दिया क्वेश्चन नंबर 3। बड़े आसानी से नंबर लेने हो ना केमिस्ट्री में, तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट इन टेक्स्ट एक्सरसाइज कुछ मत छोड़ो, और मैं लिख के दे सकता हूँ 95, कम से कम बता रहा हूँ 95, ठीक है ना। और देखो ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा पेंडिंग छोड़ रहे हैं कल के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कल का कॉन्सेप्ट इंक्लूड होना जरूरी है। तो अभी हम फोर्थ पे चल रहे हैं। आइसोमेरिक एल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, ये तो हमारा पसंदीदा है, इसका नाम है प्रोपेंटेन। कह रहे हैं कि बताओ, पहले तो आइसोमर आप निकाल लो इसके जल्दी जल्दी से, कितने आइसोमर ये बना सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से 1 2 3 तीनों क्वेश्चन के आंसर थे। चलो ठीक है, हम अपने काम पे लग जाते हैं। इसके पहले पेंटेन के आइसोमर बनाते हैं, थोड़ी देर पहले ही बनाए थे खैर हमने। तो पहला आइसोमर है इसका पेंटेन का, यू नो वेरी वेल, दिस इज योर एन पेंटेन एंड दिस इज योर आइसोपेंटेन एंड दिस इज योर नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, आप एक बात नोटिस भी कर रहे होगे, यहाँ पे सरफेस एरिया घटता चला गया, ठीक है ना। आप ये देख रहे होगे यहाँ पर सरफेस एरिया ना, देखो इसका सबसे ज्यादा था, और यहाँ स्फेरिकल शेप आ गई और सरफेस एरिया घट के छोटा हो गया। और मैं बता दूं आपको, अगर सरफेस एरिया ऐसे कम होता है, ठीक है ना, तो उसकी वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी कम हो जाती है। इसीलिए अगर मैं बात करूं तो इन तीनों में से 1 2 एंड 3 में से, तीनों में से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट बताओ किसका होगा? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, सबसे कम। यस कुछ बताइए। रोहित बताइए, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। यार इतना खास क्वेश्चन है ये। सर थर्ड का जो एरिया है वो सबसे कम है, और इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा। याद रखना, जितना कम सरफेस एरिया होता है ना, उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होने का मतलब है इसका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो गया, ठीक है ना। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। अच्छा, ये जो केस है अभी थोड़ी देर बाद फिर डिस्कस होगा। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ हम कितनी जगह पर हैलोजन लगा सकते हैं। देखो यहाँ आप यहाँ पे हैलोजन लगा सकते हो इस पोजीशन पे, यहाँ भी हैलोजन लगा सकते हो, यहाँ भी हैलोजन लगा सकते हो, 3 पोजीशन होगी। अब यहाँ क्या हैलोजन लगाएंगे तो अलग हो जाएगा? नहीं, फिर से क्या बन जाएगा आपका बी।
यहाँ फिर ये क्या बन जाएगा ए। तो कितनी पोजीशन पे आप हेलोजन लगा पाए यहाँ पर? टोटल पोजीशन आपकी क्या 3, 3 कंपाउंड बनेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ कहाँ हेलोजन लगा सकते हो आप? ए, बी, सी, डी, चारों पे अलग अलग आंसर आएगा। बट अब इस पे अगर हेलोजन लगा तो वही आएगा। देखो एक ही कार्बन की 2 ब्रांच बिल्कुल सेम है तो वही आंसर आएगा। यहाँ भी आप हेलोजन लगाओगे तो वही आएगा जो यहाँ आया था। तो टोटल कितना आइसोमर बना सकते हो आप इसके? 4। तो इसके टोटल आइसोमर है 4। अच्छा, यहाँ अगर मैं हेलोजन लगाऊं तो यहाँ देखो एक ही कार्बन की 4 ब्रांच है और चारों ही सेम है, तो आंसर सेम ही आएगा। यहाँ कितना बना सकते हो आप? यहाँ एक, सिर्फ एक जो आइसोमर बनेगा इसका हेलोजन का। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको ट्राई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बताओ इन सभी आइसोमर्स में से एक सिंगल मोनोक्लोराइड कौन सा होगा? आंसर आ गया, हमें लिख देना है ये हमारा सिंगल मोनोक्लोराइड होगा। कौन सा? ये। पहले का आंसर हम इस तरीके से दिखाएंगे। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि इन सभी में से 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कौन सा बनाएगा? तो आंसर है इन तीनों में से 3 आइसोमेरिक, 3 आइसोमेरिक ये बनाएगा। ये बना रहा 3। और अगला क्या है? इनमें सभी में से 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कौन सा बनाएगा? तो 4 कौन सा बनाएगा हमारा? ये वाला बनाएगा 4। कुछ थोड़ा बहुत 11th का रिपीटेड है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। और अच्छी तरह अगर आपको रिटर्न में कैसे चाहिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है रिटर्न में कैसे करें। तो भाई देखो कई सारे ऑप्शन है आपके पास, नोट्स भी हैं। नोट्स भी नहीं तो meritnation.com या फिर mycbscguide.com। mycbscguide.com एक ऐसी चीज है जिसकी नकल है ना सब करते हैं। मेरिटनेशन भी इसी की नकल करता है। ये तो मेन है, जड़ है ये असली, ठीक है ना। तो वहां पर आप देख लेना, आंसर यही होगा। आप नॉर्मल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कराओगे तब भी नंबर मिल जाएंगे आपके, ठीक है। तो आज के केस में और आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट होगी। सिर्फ 2 ही ले दे के 2 ही फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या? बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर मास के। यानी बड़ा सिंपल, अगर मैं आपके सामने बोलूं इथाइल क्लोराइड और आपके सामने बोलूं मैं प्रोपाइल क्लोराइड और मैं आपसे पूछूं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आप बड़ा नॉर्मल बोल सकते हो प्रोपाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? मॉलिक्यूलर मास। यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूलर मास कॉन्सेप्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये बताना और एक्सप्लेन करना इतना बड़ी बात नहीं है। ये इनका रीजन क्या होगा ये बड़ी बात है। रीजन ये जितनी बात मैंने अभी बताई है ना, ये तुम्हारे स्कूल में शायद ऐसे ही बता के छोड़ दी होगी, बट वो इतनी बात तो वो क्वेश्चन में पूछने वाले हैं आपसे। बताता हूँ कैसे। क्वेश्चन में पूछने वाले हैं व्हाई प्रोपाइल क्लोराइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथाइल क्लोराइड। तो आंसर क्या लिखोगे आप? एक इसका मोलिकुलर मास है, और मोलिकुलर मास ज्यादा होने का सीधा मतलब क्या होता है? ये देखो, ये रहा हायर मोलिकुलर मास एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन बढ़ जाता है। यानी ये वर्ड आपका आना चाहिए आंसर में, इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन बढ़ता है। डाइपोल इंटरेक्शन या वैन डर वाल फोर्स बोल सकते हो, आर स्ट्रॉन्गर इन हैलोजन डेरिवेटिव। तो हम बोल सकते हैं जो हायर कंपेरेबल मोलिकुलर मास उसका रीजन क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, या वैन डर वाल का नाम जरूर लिख दो, ठीक है ना, वैन डर वाल का। एज मोलिकुलर मास इंक्रीज, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीज। इसी तरीके से इन्होंने ये भी दिखाया है कि आयोडीन के आ जाने से भी, ये देखो आयोडीन का मोलर मास सबसे ज्यादा होता है, फिर कल बाहर आई, तो यहाँ से इसका देखोगे तो मोलिकुलर मास कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि मोलिकुलर मास जो है वो का मेन रीजन जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एज मोलिकुलर मास इंक्रीज, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीज, या वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीज, ये मोर।
ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जरूर पिक करके रखना। अभी मैं तुम्हें एक लिस्ट दिखाऊंगा पूरी अच्छी तरह से कैसे नोट्स बनते हैं वगैरह वगैरह। दूसरा खेल है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ब्रांचिंग। यानी ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ब्रांचिंग इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। अब देखो यहाँ देखो ब्रांचिंग यहाँ कितनी है, 4 ब्रांच है, यहाँ 1 ब्रांच है, यहाँ कोई ब्रांच है नहीं, तो आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हो 346, 364, और ये सबसे ज्यादा इसकी कोई ब्रांच ही नहीं थी। अब यहाँ ये इतना समझना इनफ नहीं है, इतना तो वो क्वेश्चन में पूछेंगे, ठीक है ना, इतना वो क्वेश्चन में पूछेंगे। तो आप इसका क्या आंसर दोगे? आंसर यहाँ 2 वर्ड जरूर आने चाहिए, एक सरफेस एरिया, ये तो कॉन्सेप्ट है, सरफेस एरिया अंडरलाइन, और एक वैन डर वॉल फोर्स, वैन डर वॉल फोर्स, ठीक है ना। सरफेस एरिया अगर मान लो इंक्रीज होता है तो वैन डर वॉल फोर्स कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बस इतना लिखना है, खेल खत्म। तो ये दूसरा रीजनिंग क्वेश्चन था, ठीक है, दूसरा रीजनिंग क्वेश्चन था। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये तीसरा रीजनिंग क्वेश्चन है जो मैं बता देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ ऐसे पूछा है उन्होंने, देखो इसका ये है आपका डाइक्लोरोबेंजीन, जिसे बोलते हैं हम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर अगर हेलोजन है तो पैरा पोजिशन पे है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखोगे, बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा, ये वाला क्वेश्चन जो आएगा आपका वो मेल्टिंग पॉइंट की टर्म में आएगा, ऑर्थो मेटा पैरा वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो रफली तीनों का जो है वो सेम ही है, एंड अप एंड डाउन है। अप एंड डाउन का मतलब देखो इसका ज्यादा है फिर कम है फिर ज्यादा है। अप एंड डाउन वाले क्वेश्चन में कुछ सिमेट्री होती नहीं, तो वो नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो कंसीडरेबली मेल्टिंग पॉइंट किस किसका, इसका मेल्टिंग पॉइंट पैरा का इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है, दोनों से ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इतना एकदम से इतना ज्यादा होना, ये तीनों एकदम से ज्यादा नहीं हुए, अप्रोक्स सेम ही थे। बट यहाँ देखो ना आप, पूरा कितना 70 डिग्री तक का फर्क पड़ गया, 70 केल्विन तक का फर्क पड़ गया यहाँ पे। तो ऐसा मेल्टिंग पॉइंट का एकदम से इंक्रीज होना, वो भी इन केस ऑफ पैरा। ये क्या था आपका ऑर्थो, इसे आप क्या बोल सकते हो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसे क्या बोल सकते हो, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इसे क्या बोलेंगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एकदम से 323 केल्विन होना, और ये 300 की लाइन में टच भी नहीं करना। इसका बड़ा रीजन क्या रहा, ये रहा इसका बड़ा रीजन। देखो जो पैरा वाले केस होते हैं, ये जो पैरा वाले केस होते हैं, एक Cl, ये दूसरे पैरा वाले केस के साथ इस तरीके से आराम से बॉन्ड फंस जाते हैं इनके ऐसे। अब मैं एक और बनाने की कोशिश करूंगा, तो बड़ा सिंपल आप देख सकते हो, यहाँ पर एक और है बॉन्ड, वो बड़े आसानी से उस बॉन्ड के बीच में ऐसे फंस जाएगा जैसे उंगलियां आपस में ऐसे फंस जाती हैं, ठीक है। तो इसकी जो सिमेट्री, पैरा वाले की जो सिमेट्री, वो इतनी शानदार है कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी सिमेट्री इतनी कमाल की है कि ये एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के बीच में ऐसे फंसते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई हो जाता है इनका, ठीक है। तो यहाँ जो खेल है वो सिमेट्री का है, जहां सिमेट्री है उसको छोड़ना मत। ये देखो, ठीक है ना, क्वेश्चन किया गया है कि अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो नियरली सेम होगा सभी का, बट पैरा आइसोमर जो है आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। व्हाई? इट इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा that fit into crystal that is better as comparison to ortho and meta। आप ऑर्थो और मेटा को एक दूसरे के अंदर घुसा ही नहीं सकते, किस तरीके से एक दूसरे के अंदर पैक करोगे? इट कैन नॉट पैक इनटू या इट कैन नॉट फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस सिमेट्रिकली। ये बहुत शानदार तरीके से एक दूसरे की सिमेट्रिकली क्या जाती है, फिक्स, ठीक है ना। तो इस वजह से जो ये है तो बहुत अच्छी तरीके से सिमेट्रिकली फिट होने की वजह से ये ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। तो 3 क्वेश्चन हो गए, और ऐसे में सोचना कि क्वेश्चन ऐसे 3 हो गए तो हम बाद में देखेंगे इसको, नहीं, साथ साथ करेंगे। एक चौथा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, जो सोलबिलिटी से निकलता है। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है
तो ये क्वेश्चन कहता है कि जैसे CH3Cl है, यार तुम इस बात को डिनाई नहीं कर पाओगे कि डाइपोलर, ये पोलर है या नहीं है। यस इट इज ए पोलर, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तुम कहोगे सर कैसे नेगेटिव कैसे पॉजिटिव, तो मैं कहूंगा ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को जो क्लोरीन है ना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl। तो आप यहाँ नेगेटिव नहीं लगाओगे, सिग्मा नेगेटिव लगाओगे, और यहाँ सिग्मा पॉजिटिव। सिग्मा नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव का जस्ट इतना मतलब होता है कि पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं प्रॉपर नेगेटिव प्रॉपर पॉजिटिव बना देता ना यहाँ पे, तो ये आयनिक कंपाउंड बन जाते। अभी ये क्या है, ये आपके पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है ना। पोलर का मतलब दो पोल हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। शेड पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो पोलैरिटी आ गई। तो यार ये तो पोलर है, क्या हम इसको पोलर बोल सकते हैं? यस हम इसको पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। और हमने तो एक बात सुनी थी, एक कहावत सुनी थी कि पोलर में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व। तो ये पोलर ये पानी में डिजोल्व नहीं होते, इमिसिबल इन वाटर हुआ है ये क्वेश्चन। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, हेलो एल्केन आर ओनली या वेरी फ्यू या स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, बहुत कम बहुत ज्यादा कम। ऐसा क्यों? तो आंसर है एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है इससे। देखो यहां से देखना एक बार ध्यान से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है वाटर, सभी को पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये क्या, डाइपोल डाइपोल शो करता है, डाइपोल डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंबाइन होने से एक नया फोर्स, ये देखो a new force of attraction are set up between haloalkane and water molecule and these are not strong। ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता जो नया फोर्स बनता है, डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई मेल ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक नया फोर्स जनरेट कर रहे हैं। तो जो इनमें नया फोर्स बन रहा है वो ओरिजिनल फोर्स से, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है वाटर का, उससे भी वीक है और डाइपोल डाइपोल से भी वीक है। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं तो ये है आपका CH3Cl, ये क्या बनाता है, डाइपोल डाइपोल। ये है आपका H2O, ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ये इन दोनों के मिक्स करने से न्यू फोर्स आ गया, जो किसके बीच में था, CH3Cl। इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ। तो A और B के मिलने से एक न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ, जो कि इतना वीक था कि इससे भी वीक था और इससे भी वीक था। इसे दोनों को कहते हैं ओरिजिनल, दोनों से वीक था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड जितने भी हैं वो वाटर में क्या होते हैं, इमिसिबल। तो आज मैंने चार क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के। रेज योर हैंड, इसका रीजन क्या है? रेज योर हैंड, अप्रोप्रिएट रीजन क्या दोगे तुम? ज्यादा कहानी ना गाते हुए क्या रीजन दोगे? यस रुपेश बताइए। इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स के पीछे पड़ जाओ तो इसका आंसर आ जाएगा आपका क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स। दिस इज योर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कह रहे हैं, वैन डर वाल्स फोर्स कह दो, बात एक है, नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, इतने पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपके। ओके, द सेकंड केस वाज बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। रेज योर हैंड इसके लिए आप क्या लिखोगे? यस यशिका बताइए। सरफेस एरिया एंड वैन डर वाल्स फोर्स। सरफेस एरिया और वैन डर वाल्स फोर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सरफेस एरिया एंड वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स। अच्छा, तीसरा जो केस है आया था हमारा, जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो एक तो सोल्युबिलिटी का केस था और तीसरा केस था ब्रांचिंग का भी हो गया, सोल्युबिलिटी का। यस, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन जो है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों? फिर से रेज योर हैंड, पैरा डाइक्लोरो। यस श्वेता। सिमेट्री की वजह से। किसकी वजह से? सिमेट्री।
सिमेट्री, सिमेट्री एक सिंगल वर्ड आंसर है, उसका नाम है सिमेट्री, ठीक है ना। सिमेट्री में सब कुछ छुपा हुआ है। एंड फाइनली जो फोर्थ रीजनिंग क्वेश्चन आया था वो था सोलिबिलिटी, व्हाई CH3Cl इज इमिसिबल इन वाटर या स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। तो इसके लिए क्या जो कुछ वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम, रेज योर हैंड। इमिसिबिलिटी, मयंक बताइए क्या। Sir, the new forces which set up, they are very weak as compared to hydrogen वेरी गुड, bonding. वेरी गुड। न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों को मिक्स करने से वो बहुत ज्यादा वीक है देन द ओरिजिनल फोर्सेस। तो ये 4 क्वेश्चन अभी हुए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इन चारों को। तो ये आपका नोट्स में जरूर होने चाहिए, देखते हैं। नोट्स में एक देखो, इन्होंने जो भी नोट्स बनाए हैं उसमें सेक्शंस बनाए हुए हैं। आपको सारे सेक्शन ये देख के ऐसे लगेंगे कि यार कितने शानदार नोट्स हैं और कितना इजीली रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन बस ये बात ध्यान में रखना, ये बनाने में मेहनत लगती है, आपको बार बार पेज पलटना होता है, वहां तक पहुंचना होता है, वगैरह वगैरह। तो बनाने में तो मेहनत लगती है भाई, इसमें बहुत ज्यादा। क्लास में बच्चे, मेरे को आज ही याद है, बहुत परेशान होते थे इसको बनाते हुए, और ऑनलाइन तो मैं खैर मैं बताता ही रह जाऊंगा, प्रॉपर हो ही नहीं पाएगा। ये देखो इसने लिख रखा है रीजनिंग क्वेश्चन, ये सारे रीजनिंग क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर के, चाहे वो एनसीईआरटी हो, आउट ऑफ एनसीईआरटी हो। आप चाहो तो आप भी बना सकते हो, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, और इतने तो क्लियर है। अगर यहाँ टोटल रीजनिंग क्वेश्चन 28 है तो आपके पास 35 होने वाले हैं। हर साल अप टू डेट नए क्वेश्चन ऐड हो ही जाते हैं कैसे ना कैसे करके, तो इस साल भी ऐड तो होंगे कंफर्म। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी ब्यूटाइल। सब एग्जाम में आए हुए हैं, टर्सरी से हायर है। तो आंसर क्या है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बीइंग ए स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये आ गया। whereas tertiary butyl bromide being a branch chloride molecule have weaker intermolecular force due to smaller surface area। तो जिनसे हमें मतलब है वो है एक तो सरफेस एरिया और एक इंटरमोलिकुलर फोर्स, या वैन डर वाल फोर्स भी लिखोगे, गलत नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी। देखो यहाँ सोल्युबिलिटी भी बोल दिया, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी देन दोज ऑफ ऑर्थोनमेटा। तो जो पैरा आइसोमर हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा दैट फिट इनटू क्रिस्टल which is much better as compared to ortho and meta isomer, so it has stronger intermolecular force of attraction than ortho and meta, hence melting point increase and solubility decrease। अब क्वेश्चन को ठीक कर लो भाई, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लो सोल्युबिलिटी देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा, ठीक है ना। लो सोल्युबिलिटी होना चाहिए, गलत है, क्योंकि जब मेल्टिंग पॉइंट हायर है तो सोल्युबिलिटी लो है, आंसर में भी यही बोला गया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका लो सोल्युबिलिटी। अगला है क्लोरोफॉर्म, इसको भी मैं अभी करवा रहा हूँ, इसको भी ऐड कर लेना। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर इन क्लोज डार्क ब्राउन बोतल, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है इसको एक डार्क बोतल में, आप अपनी लैब में देख लेना क्लोरोफॉर्म कहाँ रखा हुआ है, ब्लैक बोतल दिखाई देगी, वही प्लास्टिक की डार्क बोतल होगी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये लाइट से भी रिएक्ट कर लेता है और ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करके फोस्जीन बनाता है, और जो कि एक जहरीली गैस है, इट्स अ पॉइजनस गैस, ठीक है ना, ये पॉइजनस गैस। तो क्लोरोफॉर्म व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड सनलाइट चेंज इनटू फोस्जीन COCl2 व्हिच इज ए पॉइजनस गैस, और ये रिएक्शन भी लिखनी है आपको, ठीक है, इसलिए हम उसको ऐसे रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह एल्काइल हैलाइड पोलर होने के बावजूद भी इमिसिबल होता है वाटर में, क्यों? आंसर है न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही वीक होता है। तो देखो एल्काइल हैलाइड are water molecule and therefore their molecule are held together by dipole। alkyl halide are held together, ये water molecule तो हटाना पड़ेगा। alkyl halide are polar molecule and they are held together by dipole force। on the other hand water are held together by hydrogen bonding, ये तो बात सच है। when alkyl halide are added to water, a new force of attraction between alkyl halide and water molecule which are weaker than the pure bonding existing between water and alkyl halide molecule।
तो जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक होता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो ये 4 क्वेश्चन थे आज के इम्पोर्टेंट रीजनिंग, ये खत्म होते हैं। और अगली क्लास आज थोड़ी सी लेट क्लास स्टार्ट हुई क्योंकि पेरेंट्स आए हुए थे, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अगली क्लास में हम फिर से अटैक करेंगे, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी खत्म हो गई है, आगे चलेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी अगली क्लास में स्टार्ट हो जाएगी आपकी। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।